हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस का हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। तो ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे सर? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, रीड मोर पे क्लिक करिए तो सबसे नीचे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर का। उसमें सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों कि आपने अगर अभी तक ये चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे 1 आवर के वीडियो मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ से आप चैप्टर फिनिश कर देते हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो ऊपर वाला लिंक होगा, ठीक है, वहाँ पे मैंने चैप्टर पढ़ाया भी हुआ है। तो पहले चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करिए और पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, और पुराने बच्चों को तो पता ही कि आज से हमको क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करना है। नए बच्चे भी जुड़ जाएं, पुराने बच्चे तो जुड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला रहा है विच ऑफ द ट्यूब इन द फिगर 2.a ए एंड बी, मतलब ये फिगर 2.1 है आपकी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्यूब दी हुई हैं, ये ट्यूब ए है और ये ट्यूब बी है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्यूब ए में बीड्स रखी हुई हैं, बीड्स मतलब मार्बल होंगे, छोटे छोटे मार्बल्स रखे होंगे। तो छोटे छोटे मार्बल्स रखे हुए हैं, इसमें कंचे नहीं होते हैं जैसे वैसे, ठीक है। और ये जो ट्यूब बी है इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द ट्यूब इन द फिगर 2.1 ए एंड बी विल बी मोर इफेक्टिव एज अ कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस, ओके। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ डिस्टिलेशन एपरेटस में बहुत ही बेसिक, देखिए यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर से आपको फटाफट दिखा देता हूँ क्या होता था। यहाँ पे एक फ्लास्क रखा होता था, ठीक है, और इसको बर्नर से आप ऐसे गर्म करते थे, यहाँ से ऐसे कनेक्शन होता था, और यहाँ पर ट्यूब लगी होती थी कंडेंसर वाली, याद है आपको? तो कंडेंसर में क्या होता था, यहाँ से कोल्ड वाटर आता था और यहाँ से हॉट वाटर निकलता था, कोल्ड वाटर जाता था, तो यहाँ से जो वेपर आती थी, इस वेपर को, ये जो कोल्ड वाटर है वो इस वेपर को वो कंडेंस करता था। कंडेंस कैसे करता था? हीट हायर टेम्परेचर से कहाँ फ्लो करती है? लोअर टेम्परेचर में। तो जो ठंडा पानी आ रहा है, ठीक है, इस ठंडे पानी में हीट फ्लो करती है, कहाँ से? वेपर से। ये जो वेपर में हीट है, हीट एनर्जी है, ये फ्लो करती है वेपर से, कहाँ पे? वाटर में। तो वाटर गर्म होकर इधर से निकल जाता है और वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, और जब वेपर्स ठंडे होंगे उनकी एनर्जी कम होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और वो कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। कंडेंस होकर लिक्विड आपको यहाँ कहीं मिल जाता था, इसको आप फ्लास्क में यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट कर लेते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद है। तो ये वाली जो ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये वाली, इसी ट्यूब को ये बोल रहे हैं क्या? इसी ट्यूब को ये बोल रहे हैं कंडेंसर ट्यूब, ओके। तो कह रहे हैं कि ये जो कंडेंसर वाली ट्यूब है, ओके, तो इस कंडेंसर ट्यूब में हम ये वाली ट्यूब लगाएं या ये वाली ट्यूब लगाएं, कौन सी ट्यूब लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा? तो जवाब है आप ये वाली ट्यूब ए लगाइए जिसमें बीड्स हैं। उसका रीज़न है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, ये फ्री स्पेस है, तो वेपर आएगा, ठीक है, और वेपर आएगा, और वेपर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास काफ़ी बढ़िया एनर्जी है, ठीक है। तो वो एनर्जी बहुत बढ़िया है और वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? हाँ, मोशन करेंगे और ज़्यादा टाइम के लिए उनके कूलिंग का टाइम उनको नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब समझो एक्चुअल में उनको जाके किसी जगह पे बैठ के, किसी सरफेस पे बैठ के ठंडे होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो शायद ऐसा हो, देखिए मेरा मानना है शायद ऐसा हो, कुछ वेपर्स ऐसे ही निकल जाए तो, और यहाँ पे निकल के ऐसे उड़ जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, है ना, खुद समझिए। तो आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द वेपर पार्टिकल्स जो हैं उनको कहीं पे रोकना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और रोकोगे कैसे? जब आप मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करोगे। अभी तक उनको रुकने की देखिए जगह कहाँ पर है, ट्यूब की जो दीवारें होंगी ना, जो वॉल्स होंगी, उस पर जाके वो मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे, या आप इस तरीके से समझ सकते हो जाके जब हिट करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब मॉलिक्यूल्स कहीं पे हिट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, है ना। तो ये भी एक समझने का तरीका है कि अभी तक वो केवल वॉल्स पे हिट कर सकते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स वॉल पे हिट करेंगे वही अपनी एनर्जी लूज करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने बीड्स रख दिए, मार्बल्स रख दिए, तो ध्यान से करिए मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वेपर के वो बच के जा ही नहीं पाएंगे,
ऐसा नहीं कि वेपर के फॉर्म में इधर निकल गए, क्या करेंगे, उनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, वो यहाँ भी हिट करेंगे, वॉल्स पे भी हिट करेंगे, ये वाली बीट पे भी हिट करेंगे, ये वाली बीट पे भी हिट करेंगे। अगर आपने बीट्स रख दी तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और मोर एंड मोर वेपर्स वहाँ पे जाके टकराएंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे और ठंडे पानी को अपनी हीट देंगे, जिससे उनकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी और वो कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि वो लिक्विड के फॉर्म में आने लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपकी एग्जाम्पलर में जो आंसर बच्चों लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है बीट्स के रखने से, बस इतना ही लिखा हुआ है। एक्चुअल में पूरी बात आप समझ रहे हो? पूरी बात क्या, जब आप बीट्स रखोगे तो वेपर के रास्ते में जो लिक्विड का जो वेपर है उसके रास्ते में रुकावट आएगी और वो कॉन्टिन्यूसली हिट करेगा किस पे, बीट्स पे। जब हिट करेगा तो अपनी एनर्जी भी तो लूज करेगा, अपनी एनर्जी जब लूज करेगा तो हिट करके लूज करेगा और जाके वहां हिट करके चिपक जाएगा उस पर, तो उसको मोर सरफेस एरिया होगा तो मोस्ट ऑफ द वेपर पार्टिकल्स बीट्स पे चिपक जाएंगे और जब चिपक के थोड़ी देर वहां पे बैठे रहेंगे तो उनको ज्यादा टाइम मिलेगा अपना हीट एनर्जी किसको देने के लिए, ठंडे पानी को देने के लिए, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये ठंडे पानी का टेम्परेचर कैसा है, लो, और ये जो बीट्स हैं जिसपे वेपर के पार्टिकल बैठे हुए हैं, वेपर के पार्टिकल्स का जो अभी टेम्परेचर है वो कैसा, हाई है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस तरीके से ठंडे हो जाएंगे, इनको ठंडे होने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दें। तो मेरी बात आप समझ रहे हो? मैं पता है दो बातों पे फोकस करना चाहता हूँ। एक तो जो एग्जाम्पलर में आंसर दिया हुआ है क्या कि सरफेस एरिया आप बढ़ा देते हो तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है ठंडा होने के लिए, ठीक है भाई, कंडेंस होने के लिए ज़्यादा टाइम, ये तो है ही है। इसके पीछे भी छुपी हुई बात है, बीट्स के रखने से ये भी फायदा है कि मोस्ट ऑफ द वेपर पार्टिकल टक्कर करेंगे बीट्स से ना, तब भी तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे वहां पर। बात समझ में? तो इस तरीके से दो तरीके से वो एनर्जी लूज कर रहे हैं। कैसे? एक तो ठंडे पानी को अपनी हीट फ्लो करवा दे रहे हैं, दूसरा जो हीट एनर्जी है उसी की वजह से तो वो वेपर पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी ही कैसा काम कर रही है, एज अ काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही कोई पार्टिकल आएगा और बीट्स पे, मतलब वेपर का पार्टिकल आएगा, बीट्स पे जब हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज होने लगेगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब लूज होगी तो ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी लूज होने का मतलब उसकी हीट कम होने लगेगी और वो कंडेंस होने लगेगा, वो जल्दी जल्दी फटाफट कंडेंस होगा। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप चाय बनाते हो तो ऊपर जब आप एक प्लेट रख देते हो तो आप जब प्लेट उठा के देखते हो तो उस पर बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर पार्टिकल आके टकराते हैं और टकराने के बाद अपनी एनर्जी वहाँ लूज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर ए होगा। ट्यूब ए विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ एपरेटस। ओके, हाँ, ट्यूब ए विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर द कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस, है ना। तो आंसर क्या लिखना है सर एग्जाम में? आंसर ये लिखा हुआ है, ट्यूब ए विल बी मोर इफेक्टिव इन द डिस्टिलेशन एपरेटस। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, ओके। तो जो ट्यूब ए है वो ज़्यादा प्रभावी होगी डिस्टिलेशन एपरेटस में एज अ कंडेंसर, मतलब कंडेंसर की जगह ट्यूब ए वाली अगर ट्यूब यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। रीजन बच्चों ये लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ बीट्स इन ट्यूब ए वुड प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर कूलिंग, दिस अलाउज मोर टाइम फॉर कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, ओके। अब कुछ बच्चे अगर ये नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं सर सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा हो जाएगा, अरे भाई सीधी सी बात है, मैं आपको देखिए इमेजिन करवाऊँ। देखो मान लो कि आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आप पेंट करो और आपके पास 10 बॉल हैं, आप उसको पेंट करो, तो आपका ज़्यादा पेंट कब खर्च होगा बताओ? जब 10 बॉल को पेंट करोगे, ठीक है ना। और पेंट करने का मतलब आप उसके सरफेस पे ही तो पेंट करते हो, तभी तो आपका ज़्यादा पेंट खर्च हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा बॉल्स होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, वेपर पार्टिकल्स को बैठने के लिए उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा और वो अच्छी तरीके से कूल हो जाएंगे और आपको यहाँ पर कूल होने का मतलब कंडेंस हो जाएंगे और आपको यहाँ पर कंडेंस लिक्विड मिल जाएगा फ्लास्क में ज़्यादा से ज़्यादा और कोई भी वेपर पार्टिकल वेस्ट नहीं होगा, ओके। नोट कर लीजिए। 12 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन, ठीक है। हमें पता है, मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ही है, जो नमक आप खाते हो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, अच्छे से घोल लिया, ठीक है, और मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया, किसके साथ? वाटर के साथ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ओके। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये हमने बना लिया और बना के इसको हमने छोड़ दिया, 3-4 दिन तक इवेपोरेट होता रहा, वाटर इवेपोरेट होता रहा, तो यहाँ पे आपको कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है। कह रहा है कि सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम, ठीक है। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को रिकवर करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको गेन करने के लिए आपके पास क्या कोई दूसरा मेथड है? तो जवाब है यस, हमारे पास मेथड है, दैट इज व्हाट? क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो बच्चों क्लास करिए नीचे जाके, कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं क्लियर है क्रिस्टलाइजेशन का, फिर भी बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। करते क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन को पहले गर्म करते हैं, हीट करते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब
कि हाँ, अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ वेरी हाई, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली जब आप इसको काफ़ी गर्म करोगे तो लगभग पानी सारा उड़ जाएगा और आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी हो, काफ़ी नमक है, बहुत ज़्यादा मत गर्म कर देना, नहीं तो सारा पानी उड़ गया तो पता लगा सॉल्ट जो भी दिया डिकम्पोज ही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जब ये वाटर यहाँ प्रेजेंट है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे अपने क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है और बचा हुआ जो पानी होता है वो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतना ही नहीं है क्रिस्टलाइजेशन पे, मैंने बहुत लंबी क्लास ली हुई है, तो प्लीज़ आप इसका टेक्निकल मीनिंग क्रिस्टलाइजेशन का देखें अगर आपको नहीं पता है तो। बस यहाँ पर हमको आंसर करना था कि दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, तो जवाब है क्रिस्टलाइजेशन, ओके। नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कमेंट कह रहे हैं कि जो सी वाटर होता है, समुद्र से अगर हम वाटर का सैंपल लेके आएँ तो बोला रहा भाई उसको होमोजीनियस भी कंसीडर किया जाता है, हेट्रोजीनियस भी। तो पहले तो आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ लीजिए। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, सेम, और हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। फटाफट इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे नमक और पानी का घोल है अगर, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नमक लीजिए, पानी में डालिए, अच्छे से उसको स्टर कर लीजिए, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्योंकि आप अगर कहीं से भी सैंपल लें, देखिए ये देखिए ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है, मतलब कॉमन सॉल्ट है। सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन हमने लिया, तो यहाँ से चाहे सैंपल लो, यहाँ से सैंपल लो, यहाँ से सैंपल लो, पर यूनिट वॉल्यूम में आपको कॉम्पोजिशन सेम ही मिलेगा, मतलब नमक और वाटर का जो रेशियो है वो सेम मिलेगा, ओके। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे नमकीन का मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, नमकीन है आपके पास, मान लीजिए जो भुजिया वगैरह आप खाते हो ये नमकीन, तो यहाँ आपने उठाया, यहाँ से 2 बादाम मिल गए, यहाँ बादाम ही नहीं, यहाँ से मूंगफली मिल गई, तो इस तरीके से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब आप पर यूनिट वॉल्यूम में अगर उसका कॉम्पोजिशन चेक करो तो वो डिफरेंट आ रहा है, थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। तो ये आसान भाषा में हमने आपको बताया। कह रहे हैं सी वाटर का जब हम सैंपल लेके आते हैं, समुद्र का जो पानी होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही क्यों कंसिडर किया जाता है। तो जवाब सुनिए, जवाब ये है कि अगर देखिए सी वाटर के सरफेस से अगर आप सैंपल लेके आए हो, सी वाटर के सरफेस से अगर आप सैंपल लेके आए हो, वहाँ से अगर आप पानी लेके आए हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल सॉल्ट और वाटर होगा। सॉल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, आप ये मत समझिए कि केवल सोडियम क्लोराइड ही होगा, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन होगा अगर आपने सरफेस से सैंपल लिया। लेकिन अगर आप डीपली चले जाओ, समुद्र में गहराई पे अगर आप उतरो, जैसे स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो जाते हैं, तो आप अगर नीचे जाओ सरफेस पे उसके डीप चले जाओ, तो आपको वहाँ पर बच्चों अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। जैसे सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही, साथ में मड मिलेगा, और जो डिकेड प्लांट जो सड़ गए हैं नीचे वो मिलेंगे, जो प्लांट्स खराब हो गए वो मिल गए, और एनिमल्स के जो आपके जिसको हम फॉसिल्स बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमल कि जो भी मतलब एनिमल जो डेड हो जाते हैं उनके बॉडी के पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ से सैंपल लेके आओगे तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम में कॉम्पोजिशन सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या कमेंट करना है। तो सिंपल हमें 2 कमेंट करने हैं। क्या, अगर हम सरफेस से सैंपल लेके आते हैं तो वो होमोजीनियस होगा बिकॉज वहाँ सॉल्ट और वाटर होगा, और अगर हम डीप चले जाते हैं, वहाँ से सैंपल लेके आते हैं, तो मड, प्लांट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वहाँ से हमें मिलेंगी जो कि हेट्रोजीनियस होगा। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, ये आंसर है। सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल ऑफ सी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, homogeneous. तो sea water in this case can be considered as homogeneous mixture. Why? Because it has only salt and water. Okay, when it has only salt and water. Number 2, sample of water sample of water नहीं, sample of sea water होना चाहिए यहाँ। तो sample of sea water collected from deep sea, मतलब समुद्र में गहराई पे जाके जब हम कलेक्ट करते हैं, तो this can be considered as heterogeneous mixture. Sea water will be heterogeneous mixture in this case when the sample is collected from the deeper layers. Why? Because it contains salt, water, mud, decayed plants, etc. तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है while diluting a solution of salt in water। अब देखिए बात समझिए, देखिए बच्चों को डाइल्यूट करना ही नहीं आता है। बच्चे कहते हैं सर ये डाइल्यूटिंग का क्या मतलब है। देखिए डाइल्यूटिंग का मतलब आप इस तरीके से समझिए, बहुत ही कॉमन भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने बनाया क्या, नमक और पानी का घोल आपने बनाया, उसको आप टेस्ट करिए। ये देखिए नमक पानी का आपने घोल बनाया इतना, ये ठीक है। इसमें क्या क्या है, सॉल्ट है और प्लस वाटर है। सॉल्ट में कॉमन सॉल्ट ही ले रहा हूँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आप खाते हो, टेबल सॉल्ट। ओके,
तो ये लिया आपने, अब इसको आप टेस्ट करिए। सपोज बहुत नमक का टेस्ट ज़्यादा नमकीन आ रहा है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा कौन सॉल्यूशन है ये? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब कि अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लें तो पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। और आपको तो पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है यहाँ? सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो बन गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हमको करना है। लो करने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में नमक की मात्रा कम करनी है, तो पानी बढ़ा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे। जब वाटर ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले ये इतना था सॉल्यूशन, अब ये इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो जब इतना हो गया, अब इसको आप टेस्ट करोगे तो आपको कम नमक का स्वाद उसमें आएगा, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में नमक की, सॉल्ट की मात्रा घट गई है, कम हो गई है। बात समझ में आई? भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। देखो नमक के मान लो 1000 पार्टिकल थे, हैं तो 1000 ही ना। पहले 1000 इतने कम वॉल्यूम में रहते थे, अब 1000 इतने ज़्यादा में रहते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नमक की मात्रा कमी तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो डाइल्यूट करने का मतलब आपको समझ में आया यहाँ पर। सॉल्ट सॉल्यूशन को कैसे हम डाइल्यूट करेंगे? पानी मिला के, वाटर मिला के। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये हुई कि स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट लैब में गया और उसको बोला गया कि भाई आप सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करो। अब बेचारा डाइल्यूट करने गया, तो प्रॉब्लम ये हुई उसमें कि, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे फ्लास्क में एसीटोन रखा था, क्या रखा था? एसीटोन। और यहाँ फ्लास्क में क्या रखा था? वाटर रखा था, वाटर रखा था, प्योर वाटर, ठीक है। और इसको डाइल्यूट करना था। और एक बात मैं आपको बताऊं, पता है वाटर और एसीटोन को अगर आप देखोगे तो देखने में वो एक ही जैसे लगते हैं अपीयरेंस, जैसे वाटर दिखता है। अरे भाई कांच का ग्लास लो आप, उसमें वाटर देखो ना, जो भी वाटर का अपीयरेंस होता है सेम वैसा ही अपीयरेंस किसका होता है? एसीटोन का, जो लिक्विड एसीटोन होता है, ठीक है ना। तो एसीटोन भी वैसा दिख रहा था, वाटर भी ऐसा दिख रहा था। और स्टिकर तो वैसे लैब में लगा रहता है, फ्लास्क के ऊपर लिखा रहता है एसीटोन और वाटर, बट बच्चे ने ध्यान नहीं दिया मान लो, और गलती से क्या किया उसने, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट प्लस वाटर वाले सॉल्यूशन में वाटर डालने की बजाय उसने गलती से क्या डाल दिया? एसीटोन डाल दिया। तो क्या ये डाइल्यूट होगा? बताओ, नहीं होगा। क्योंकि ध्यान से जरा समझिए स्टूडेंट्स, एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। एंड एसीटोन इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होता है, और वाटर कैसा होता है? पोलर। बहरहाल इसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है। आप बस सिंपल इस तरीके से समझिए कि एसीटोन इसको डाइल्यूट नहीं करेगा, वाटर ही इसको डाइल्यूट करेगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब जब उसने इसमें एसीटोन डाल दिया, तो अब इस फ्लास्क में एसीटोन भी आ गया। ये देखिए इसमें क्या आ गया? एसीटोन भी आ गया। अब क्या करें? अब हमको क्या करना है? हमको एसीटोन यहाँ से बाहर निकालना है वापस। तो कौन सा प्रोसेस या कौन सी टेक्निक हमको लगानी होगी, यही क्वेश्चन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है वाइल डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का जो सॉल्यूशन था उसको जब कोई स्टूडेंट उसको, वाइल का मतलब उसको डाइल्यूट करने के दौरान, उसको डाइल्यूट करने के दौरान क्या हुआ? स्टूडेंट बाय मिस्टेक एडेड एसीटोन, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है एसीटोन का कितना? 56 डिग्री सेल्सियस, ओके। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है स्टूडेंट बाय मिस्टेक एडेड एसीटोन। उसने ये नहीं बोला कि पानी की जगह एसीटोन डाल दिया, तो आपको सोचना है ना वाटर से डाइल्यूट होता है, गलती से उसने एसीटोन डाल दिया, तो आपको खुद समझ होनी चाहिए कि भाई वाटर की जगह गलती से उसने एसीटोन डाल दिया, क्योंकि दोनों दिखने में सेम होते हैं। एसीटोन भी आपको पानी जैसा दिखाई पड़ेगा फ्लास्क में रखा हुआ, और वाटर भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा, दोनों का अपीयरेंस सेम होता है। कह रहा है कि व्हाट टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू गेट बैक द एसीटोन। अब एसीटोन आपको वापस कैसे मिलेगा? जस्टिफाई योर चॉइस, ओके। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी बच्चों को पता है। लेकिन वाटर में अगर आप कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना लो वाटर के साथ, मतलब वाटर में सॉल्ट डाल के सॉल्यूशन बना लो, तो पता है सॉल्ट का डालना मतलब हमने एक तरीके से इम्प्योरिटी मिला दी। केमिस्ट्री में बोलते हैं कि जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बताया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यानी कि समझिए जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर हम अपने आंसर में एग्जाम में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो चलिए अच्छी बात है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया, लेकिन वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अब ग्रेटर देन 100 होगा, चाहे वो 101 हो, चाहे वो 102 हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप ध्यान से चेक करिए, अगर हम देखें तो एसीटोन और सॉल्ट वाटर का जो सॉल्यूशन है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और सॉल्ट सॉल्यूशन का 100 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जब दो तरीके के लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कंसिडरेबल डिफरेंस होता है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट मैं बच्चों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पर हमने एक कॉनिकल फ्लास्क मान लो लिया हुआ है और इसमें सब कुछ है आपके पास, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस एसीटोन। तो ये उठाया हमने, इसमें डाल दिया, तो यहाँ पर आपका एसीटोन भी है, ठीक है, एसीटोन भी है और क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन भी, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ एक थर्मामीटर हम लगा देंगे और यहाँ से ये निकला रहता है और यहाँ कंडेंसर होता है, आपको पता है, ठीक है। और थर्मामीटर लगा देंगे नीचे से, बर्नर से जब हम इसको गर्म करेंगे तो थर्मामीटर पे हम टेम्परेचर चेक करेंगे, 56 डिग्री सेल्सियस जब आ जाएगा तो इसका मतलब 56 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट है? बोलो, एसीटोन का। तो सारा का सारा एसीटोन का वेपर बन के आपको यहाँ कंडेंस होके यहाँ पे मिल जाएगा, तो वापस से आपको एसीटोन मिल जाएगा और जो यहाँ पर बचा होगा वो क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमको वापस से एसीटोन वापस से क्या कहते हैं उसको, रिकवर करना है, ओके। तो एसीटोन को हमको रिकवर करना था, तो हो तो गया रिकवर एसीटोन। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो लिक्विड्स हैं आपके उसमें बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है और ये क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर किया हुआ है कि जब दो आपके पास लिक्विड्स और उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? डिस्टिलेशन का, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर कैसे लिखा हुआ है, हमने आंसर लिखा है एसीटोन कैन बी सेपरेटेड, ओके। तो एसीटोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। बस इतना ही आंसर काफ़ी होगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला आपको? जस्टिफाई और आंसर, तो आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो जस्टिफिकेशन में आप क्या बोलोगे? देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन लिखोगे 56 डिग्री सेल्सियस, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, और सॉल्ट प्लस वाटर लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इस तरीके से आप इसको, या वाटर की बात कर लो ना, क्या दिक्कत है? सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें फाइनली सॉल्ट तो बॉईल होगा नहीं, बॉईल कौन होगा? वाटर ही बॉईल होगा, तो वो बाद में बॉईल होगा, तो वाटर की बात कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बता दो, ठीक है। ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया था कि सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई होगा थोड़ा सा, ठीक है, रादर देन 100 से थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आंसर है। और अगर आप चाहें तो नीचे थोड़ा सा और भी कुछ लिख सकते हैं बढ़ाकर। क्या आप नीचे लिख सकते हैं कि व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें एसीटोन सॉल्ट सॉल्यूशन सब कुछ है, व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड एसीटोन विल एवेपोरेट या एसीटोन विल बॉयल बिफोर द वाटर डज एंड इट कैन बी कलेक्टेड आफ्टर कंडेंसेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।